यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की साइकिल एटलीस्ट 2 इयर्स की है। मई जून में होता है प्रीलिम्स, सितंबर अक्टूबर में मेंस और दिसंबर से शुरू होते हैं इंटरव्यूज जो चलते हैं ऑलमोस्ट फरवरी मार्च तक, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आता है, यानी कि 1 साल की कंप्लीट साइकिल। इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स में बैठने से पहले 1 साल की प्रिपरेशन और चाहिए होती है, यानी कि इन टोटल 2 इयर्स ऑफ योर लाइफ आपको डेडिकेट करने पड़ते हैं टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है प्रीलिम्स, बिकॉज ये एक फिल्टरेशन स्टेज है। ऑल्दो प्रीलिम्स के मार्क्स टोटल मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जिनको मैं जानता हूं जो मेंस को इजीली क्लियर कर सकते हैं। दे हैव द राइटिंग स्किल्स, बट बिकॉज ऑफ एंजाइटी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, they are unable to clear prelims examination for 4 attempts, 5 attempts. There was my friend, she is an IPS now. 4 attempt तक she was unable to clear even the prelims. और 5th attempt में she clears the prelims and got a very good rank. उनको IRS मिलता है and 6th attempt में वो अपनी रैंक को अपग्रेड कर लेती है and she becomes IPS officer. See, तो प्रीलिम्स के दौरान आप लोग बहुत सारे इमोशंस को, एंजाइटी को फेस करते हो, तो मैं आज उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं कि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीलिम्स। सबसे पहले तो बिफोर द प्रीलिम्स आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने यहां पर लिखी है। एंड आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द प्रीलिम्स, जिस दिन आपका प्रीलिम्स है, एक दिन पहले एक दिन बाद तक आपके दिमाग में क्या चलता है, एंड लेटर आफ्टर द प्रीलिम्स आप क्या मिस्टेक्स करते हो और उससे क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, लेट अस लुक एट देम। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब अप्रोच करता है तो आपको अपने गियर्स को शिफ्ट करना पड़ता है, और जब आप अपने गियर्स को शिफ्ट करते हैं टू द प्रीलिम्स मोड, तो आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन होती है वो थोड़ी सी लैग होती जाती है और आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं शायद आंसर राइटिंग सही से नहीं कर रहा हूं अभी भी, ठीक है, मेरी मेंस की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, क्या करूं क्या ना करूं। तो लॉजिकली स्पीकिंग, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स एग्जाम से पहले मेंस के लिए आपका GS4 एथिक्स कंप्लीट होना चाहिए और आपका ऑप्शनल वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके बाद ही आप मेंस एग्जाम क्लियर कर पाएंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद छोटे छोटे सब्जेक्ट्स और होते हैं, जैसे कि आपकी सोसाइटी हो गई, गवर्नेंस हो गई, ये आप आराम से प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं कवर। दैट इज नॉट अ ह्यूज इशू, बट द ह्यूज इशू इज GS4, दैट इज एथिक्स एंड माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शनल। तो अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी और आपने इतना नहीं किया है, तो अब आप कर भी नहीं सकते। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट डू इट नाउ। तो आप इस टाइम पर सिर्फ प्रीलिम्स की पर फोकस करो, और अगर आप नेक्स्ट ईयर 2027 में प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्लीज 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 कीप दिस थिंग इन माइंड कि अभी से थोड़ी मेहनत करके, एक पूरा साल आपके पास है, आप अपना ऑप्शनल तैयार कर लो और ऑप्शनल के साथ साथ GS4 एथिक्स को भी प्रिपेयर कर लो। दैट इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है दोस्तों कि जो वास्ट सिलेबस है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है ड्यूरिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। लेट्स से कि आपने प्रीलिम्स में गियर चेंज कर लिया कि भैया जनवरी से फरवरी से प्रीलिम्स मोड में आ जाऊंगा और यहां पर मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो प्रीलिम्स के लिए वास्ट सिलेबस होता है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। फाइन, करंट अफेयर्स का प्रेशर अलग होता है, सारी बुक्स को दोबारा से, स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज करने का प्रेशर अलग होता है, एनसीईआरटीज को वापस से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट याद करने का प्रेशर अलग होता है। तो आपके पास वास्ट सिलेबस होता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन आप समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि कल भाई इतना सारा काम करना है, तो आज आप कहते हैं और कल करेंगे आराम से, और रात को आपको पता है कि आपको टाइम पर सोना है, पर फिर भी आप अपने फोन में रील्स देख रहे हो, लगे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को बैक ऑफ द माइंड ये कहीं ना कहीं पता है कि कल सुबह उठ के मुझे बहुत सारा काम करना है, एंड योर ब्रेन इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट। तो सबसे पहली चीज, आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली मैप आउट कर लो कैलेंडर के साथ कि भाई इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, और डेली बेसिस पर अपने लिए रिलैक्सिंग का टाइम भी रखो। वही एक सोल्यूशन है इस चीज का। दूसरी चीज होती है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग टर्म में हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो आप
टारगेट ले लोगे कि यार मैं 4 दिन के अंदर पूरी लक्ष्मीकांत निपटा दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बट पता चलता है कि 4 दिन के अंदर आप शुरू के 5-10 चैप्टर ही पढ़ पाए, तो आपको लगता है यार उसके बाद आपकी पूरी की पूरी जो पटरी होती है, आपका जो पाथ होता है, आपको लगता है यार ये होगा ही नहीं, आप एकदम हताश हो जाते हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप कितने टाइम में कितना पढ़ पाते हो और उस हिसाब से प्लानिंग करो, बिकॉज अगर आपके प्लान्स सही रहेंगे तो टाइम कॉन्स्ट्रेन वाली प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। थर्ड थिंग होता है फियर ऑफ फेलियर बिफोर द एग्जामिनेशन। आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक दिन 2 घंटे पढ़ाई होती है, उस दिन रात को फीलिंग आती है एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा यार। एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, उस दिन फीलिंग आती है एग्जाम तो पक्का क्लियर कर लूंगा मैं इस बार, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिविलियस माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम नहीं देना है। अपने ब्रेन को कंसिस्टेंट रखो कि भाई देखो एग्जाम में क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुट इन माई एफर्ट्स एंड माई वर्क। मेरा काम क्या है, आपका काम है डेली बेसिस पर 8 से 12 घंटे निकालने फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो आप सिर्फ उस पर फोकस करो कि भाई 8 घंटे 10 घंटे मुझे राइट डायरेक्शन में देने हैं फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन, दैट इज इट, नथिंग एल्स। एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, मुझे अपना काम करना है। मेरा काम क्या है, मेरा काम सिंपली पुट यह है कि भाई मुझे डेली बेसिस पर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए राइट डायरेक्शन में काम करना है, दैट्स इट, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। नेक्स्ट, पीयर प्रेशर एंड कंपैरिजंस। देखिए ड्यूरिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन आप लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज लिखते हो, बहुत सारे टेस्ट देते हो, आपके फ्रेंड्स इतना पढ़ते हैं वो आपको बताते हैं, तो होता यह है कि हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि यार वो बंदा तो कह रहा है कि 14 घंटे पढ़ा है, वो 16 घंटे पढ़ा है, वो कमाल है यार, मैं तो 6 घंटे 7 घंटे ही पढ़ पाता हूं, क्या करूं मैं। तो दिस इज अ वेरी बिग ह्यूज इशू। इसके साथ अरे यार उसके तो देखो 200 में से 150 मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो 80-90 पर ही हूं। अरे उसके कुछ एरियाज होंगे जिसमें वो स्ट्रांग होगा, उस पेपर के अंदर वो एरिया ज्यादा पूछ लिए, उसके आगे मार्क्स ज्यादा, यार आप भी उतनी प्रिपरेशन कर लो। तो देखो अपने ऊपर फोकस करो, आप ये मत देखो कि दूसरे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कितने घंटे पढ़ रहा है। शायद आपकी 2 घंटे की पढ़ाई इज मोर इफेक्टिव देन हिज 4 आवर्स ऑफ स्टडी। अगर आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करने में 1 वीक लगता है तो शायद उसको ज्यादा टाइम लग सकता है, बिकॉज ज्योग्राफी उसके लिए इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। आपको पॉलिटी की बुक कवर करने में लेट से 3 हफ्ते लग सकते हैं, बिकॉज पॉलिटी आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन उसके लिए पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो शायद इसको 1.5 हफ्ते में ही कवर कर ले। सो कंपेयर करोगे तो इट वोंट बी वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। इसके साथ दोस्तों फैमिली एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होती है, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं कि यार इस बार का प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं होगा। पेरेंट्स बार बार पूछते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे बार बार पूछते हैं जब भी कॉल करते हैं कि हो रहा है क्लियर या नहीं हो रहा है। आइसोलेशन एंड इमोशनल टर्मोइल भी आपका होगा ही, बिकॉज देखो ये जो यूपीएससी का एग्जाम है वो आपको आइसोलेट कर देता है। आप बहुत ज्यादा सोशल हैं, डेली बहुत बात करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते इन चीजों में। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन इन आइसोलेशन। एक कमरे में बंद होकर बैठकर पढ़ना पड़ता है, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो देखो मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ लो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, चाहे कोई आपका फ्रेंड हो, एक ऐसा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन ना कर रहा हो, जिससे आप रेगुलरली बात करते हो और एक कनेक्शन क्रिएट करके रख सकते हो, ठीक है। बिकॉज वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स और हमें ये कनेक्शन बहुत ही रिक्वायर्ड है टू बी इमोशनली स्टेबल। वो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जो लोग अपने इमोशंस को स्टेबल रख सकते हैं वही इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप बहुत ही इमोशनल हो तो कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, कभी मूड अच्छा हुआ तो पढ़ोगे, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ोगे। एंड देन हेल्थ एंड बर्नआउट, अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ देते हो। देखिए न्यूरोसाइंस कहती है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन का कार्डियो करते हैं, लो इंटेंसिटी का, उससे आपकी एंजाइटी भी कम होती है, आपकी ब्रेन पावर भी इंक्रीज होती है। तो मैं आप सभी को यह बात बोलूंगा कि आप दिन में ½ एन आवर के लिए हल्की हल्की जॉगिंग करें या फिर ब्रिस्क वॉकिंग करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी उसको 1 घंटे के लिए भी कर लो, करनी है तो यार। या फिर आप योगा करते हो, जिम करते हो 1 घंटे के लिए, गिव योर बॉडी एटलीस्ट 1 आवर, बिकॉज उससे आपकी मेंटल बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। हेल्थ बेनिफिट तो छोड़ दो कि भैया बॉडी बन जाएगी, नहीं, बट एक्सरसाइज करने से
बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं ब्रेन में, जो आपको लेस एंजाइटी देते हैं, जो आपको बेटर मेमोरी रिटेंशन देते हैं, वो बेटर स्लीप, डीपर स्लीप देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों लोग सोना छोड़ देते हैं, नींद नहीं आती है उनको। देखो, स्लीप इज क्वाइट एसेंशियल। अगर आप 7 घंटे डेली रात को नहीं सो रहे हो, बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, मैंने देखा है, सो क्यों रहे हो, इतना मत सो, ये मत करो, फलाना, ऐसा होना चाहिए सपना जो आपको नींद से उठा दे। भैया, सपने नींद में ही देखे जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इफ यू टेक प्रॉपर स्लीप, मेमोरी फॉर्मेशन तभी होती है, रिटेंशन तभी होती है, सर्किट्स जो होते हैं ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल, वो तभी क्रिएट होते हैं। तो आपको 7 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही चाहिए। अब 7 आवर्स से एक्सीड मत करो। बहुत लोगों में प्रॉब्लम ये होती है कि भाई 7 घंटे बोला था, 9 घंटे सो गए। सो अपना फोन दूर रख के सो दैट आपको खड़ा होना पड़े अलार्म को बंद करने के लिए। डू सम हैक एंड ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स। एंड कुछ लोग हैं पूरी रात पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। ऐसे लोगों का प्रीलिम्स मैं देखता हूं, क्योंकि देखो उनका जो सर्कैडियन रिदम है वो ऐसे ही हो जाता है। प्रीलिम्स के एक दिन पहले नींद आएगी नहीं, इतनी एंजाइटी हो जाएगी, और उनको सोने की आदत होती है सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, 1 बजे तक, और प्रीलिम्स का पेपर होता है 9:30 to 11:30। ठीक है, तो आप लोग ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन 9:30 to 11:30 हमेशा एक टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप हमारा जो निर्णय आईएएस है, इसका जो फाउंडेशन बैच है उसके अंदर टेस्ट सीरीज है, और जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है उसके अंदर भी टेस्ट सीरीज है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उसमें ले सकते हैं। 50 क्वेश्चंस वाली हाफ लेंथ टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो गो एंड ट्राई टू ज्वाइन इट। अगर आपको प्रीलिम्स से लेकर या फिर मेन से लेकर या फिर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, मुझसे एक बार बात करनी है, तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, मेरा नाम एक बार सर्च कर लीजिए, जस्ट मैसेज मी वंस, आई विल हेल्प यू आउट देयर। तो हेल्थ एंड बर्नआउट इज अगेन अ वेरी ह्यूज इशू, जहां पर लोग अपनी डाइट पर भी फोकस नहीं करते। दे ईट टू मच ऑफ शुगर। शुगर आपको इंस्टेंट एनर्जी तो दे देगी, लेकिन आपको क्रैश होगा उसके बाद। नींद आ गई, आलस आएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, इट ऑल्सो ग्लेशिएट योर ब्रेन। आपकी ब्रेन की पावर को शुगर कम करती है। तो आई वुड सजेस्ट यू, चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, आप नहीं होंगे ऑफ कोर्स, तब भी अवॉइड शुगर, सिंपल शुगर। मीठा खाएं ही नहीं ड्यूरिंग एटलीस्ट 3 महीने पहले से। आप देखेंगे यू आर मोर एनर्जेटिक, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी आपकी। नहीं तो एनर्जी कैसी होगी, शुगर खाओगे अप एंड देन टक डाउन। तो दीज आर द problems and their solutions that you do before the prelims examination. Now during the prelims देखते हैं क्या होता है। देखो, प्रीलिम्स से एक दिन पहले आप लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि प्रीलिम्स से एक दिन पहले आप 6 से 7 घंटे ही पढ़ें, जितना आप डेली पढ़ते थे। एक्सेसिवली अपने आप को पुश ना करें, बिकॉज एक्सेसिवली पुश करेंगे तो बर्नआउट होगा, एक्सेसिवली पुश करेंगे तो एंजाइटी बढ़ेगी। सो डोंट डू दैट माय डियर फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देना है। आपको बस ये सोचना है कि मैं कल एग्जाम देने जा रहा हूं, मैंने जितनी प्रिपरेशन करी है उस पर मुझे कॉन्फिडेंस है, जो होगा देख लिया जाएगा, लेकिन मैं इस बार का प्रीलिम्स शांति से, बिल्कुल स्टेबल माइंड के साथ दूंगा। तो दिस इज, तो मैं बता रहा हूं आपको, रात से ही, एक दिन पहले से ही एक एस्पिरेंट के दिमाग में क्या चलता है कि मेरा कल क्लियर होगा, नहीं होगा, क्लियर हुआ तो ये होगा। डोंट थिंक अबाउट दैट। अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करो यार। आप बस ये सोचो कि भाई एग्जाम कल है और इस एग्जाम में मुझे अपना बेस्ट देना है, दैट इज इट। एंजाइटी और थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट दोनों कनेक्टेड है। आपको एंजाइटी होती है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जस्ट थिंक कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मैं डेली इतने घंटे पढ़ा हूं, मैंने सब कुछ किया हुआ है कवर। अपने आप को पॉजिटिव रीअफर्मेशंस आप देते रहिए। नेक्स्ट, नॉट स्लीपिंग। बहुत लोगों को नींद नहीं आएगी। कोई दवाई मत खाना एक दिन पहले सोने के लिए। मेलाटोनिन लोग खा लेते हैं रात को, फिर अगले दिन बिल्कुल उनका दिमाग चक्कर से आते हैं उनको। तो नहीं, डोंट। अगर आपने 20-25 दिन पहले से, 1 महीने पहले से अपना सर्कैडियन रिदम क्रिएट किया हुआ है और आप रात को सोते हो जिस टाइम पर, उसी टाइम पर लेटोगे बिल्कुल रिलैक्स होके, लाइट बंद करके, तो नींद आएगी। तो नींद एटलीस्ट 6 आवर्स की प्रीलिम से पहले जरूर ले लें।
ओवर डोजिंग ऑन कैफीन, सुबह उठ के बहुत लोग एडरल खा लेते हैं, अगर आपको सूट करती है तो वेल एंड गुड यार, मेरे को तो सूट कभी उसने किया नहीं। या आप दो दो तीन तीन कॉफी पी लेते हैं क्योंकि सोई नहीं है। एक कॉफी इज, अगर आप नॉर्मली पीते हैं तो पी लीजिए, नहीं तो एक चाय पीते हैं तो पी लीजिए, लेकिन ओवरडोज मत कीजिए, ओवर ईटिंग मत कीजिए। अब प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं और क्वेश्चन पेपर आप खोलकर देखते हैं और दो तीन क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखते हैं जो आपको आते ही नहीं हैं, तो आपको लगता है यार ये तो खत्म, तो डोंट पैनिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए वैसे भी अगर आप 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के देख रहे हैं और उसमें से आप 80 क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पार्शियली और फुल्ली, यानी कि 80 के 80 क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से आने चाहिए, मैं तो बोलूंगा 85 क्वेश्चंस आपको ऐसे होने चाहिए जो पार्शियली आपको एटलीस्ट आते हो। उस 85 में से एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपको कंप्लीटली आते हो। ठीक है, आप हां कर लोगे, फिर कुछ में थोड़ा डाउट रहता है। 15 क्वेश्चन चलो ठीक है, बिल्कुल ही नहीं आते यार, इसका तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं है मुझे, दैट कुड बी द केस, लेकिन एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए आपके, 80 to 85 क्वेश्चंस जो आपको फुली या फिर पार्शियली आते हो। अगर नहीं आते हैं तो आपने प्रिपरेशन सही से नहीं करी है और सारे घंटे पढ़ा भी है, फिर इसका मतलब यह है कि आपकी पढ़ाई की डायरेक्शन सही नहीं रही है। वो रियलिटी है यार। ठीक है, तो अच्छा, आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए, आपने देखा 4-5 क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहे हैं, तो आप एक काम करो भाई, दूसरे पेज पे चले जाओ, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब देखो प्रीलिम्स एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, तो आई हैव अ ट्राइंगल स्क्वायर मेथड। अगर आप उस मेथड के बारे में जानना चाहते हो जिसको यूज करके मैं 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं दोस्तों, ट्राइंगल स्क्वायर मेथड, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना एक बार कि सर यस इसके बारे में हमें बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा एंड उस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि ये मेथड क्या है और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है एंड सॉर्ट करना है। फाइन, तो अगर आपको एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस नहीं दिखते कि भैया ये नहीं आ रहे, तो आप आगे बढ़िए और दूसरे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अपने साथ पानी भी रखिए, पानी भी पीते रहिए, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आफ्टर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या प्रॉब्लम आती है? आपने पेपर दे दिया प्रीलिम्स का, GS1, अब GS2 का पेपर है थोड़ी देर बाद, आपने GS2 को भूलकर सीधा की उठाकर लगानी शुरू कर दी। अभी CSAT हुआ नहीं है, CSAT कुछ घंटों में होने वाला है। सो मेरे भाई प्लीज डोंट डू दैट। की को जब तक मैच ना करें, जब तक आप CSAT के पेपर को सही से ना कर लें, बिकॉज CSAT के पेपर में काफी लोग फेल हो रहे हैं आजकल। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, एंजाइटी और मत बढ़ाओ। आप पहले CSAT के पेपर को सही से देकर आओ। उसके बाद क्या होता है कि आप ड्यूरिंग दी इंटररेगनम बिटवीन GS1 एंड CSAT का पेपर आप बहुत खा लेते हो, बहुत हैवी हो जाते हो, धूप में घूमते हो इधर उधर। डोंट डू दैट एज वेल। शांति से एक जगह पानी लेकर बैठ जाओ, लाइट सी मील लो, दैट्स इट। डोंट डू एनी अदर थिंग। किसी और से बात भी मत करो, चुपचाप CSAT के लिए अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मूलाज याद कर रहे हो, वो करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपका CSAT पेपर खत्म हो गया, आपको 3 इंस्टीट्यूट्स की उठानी है जो आपको लगते हैं कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है मार्केट में, और उन 3 इंस्टीट्यूट्स की से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं, GS1 के और CSAT के। किसके? GS1 के और CSAT के। और एक बार ये करने के बाद आपको अपना पेपर जो है वो लिटरली फाड़ के फेंक देना है। आपको क्या करना है? आप छोड़ दो यार, जाओ, मुझे नहीं देखनी। आपने 3 की से अपने पेपर को चेक किया और जो आपके एवरेज मार्क्स बन रहे हैं उससे देख लिया कि भैया मेरा कट ऑफ के ऊपर आ रहा है मार्क्स या नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से एनी स्कोर आजकल अबव 95, 90 इज सेफ, और आई वुड से 100 के ऊपर तो यू आर अल्ट्रा सेफ। मेरे टाइम पर 120 के ऊपर अल्ट्रा सेफ हुआ करता था। एंड मुझे याद है 2019 के मेरे अटेम्प्ट में आई वाज गेटिंग 146 मार्क्स फ्रॉम 2-3 कीज। सो ये भी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। तो की मैचिंग आप 2 दिन रुककर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 दिन के अंदर कीज आती हैं, वो अपडेट होती हैं। एकदम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 दिन तक की मैचिंग करने के बाद आपको और ज्यादा की मैचिंग नहीं करनी। बहुत लोग 10-10 जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लगे हुए हैं, भैया की मैच कर रहे हैं, इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर। डोंट वेस्ट योर टाइम। 3 अच्छे इंस्टीट्यूट्स की से मैच किया, एवरेज मार्क्स देख लिए उसमें से, एंड दैट इज इट। आपका हो जाएगा या नहीं होगा आपको नहीं पता, लेकिन मेंस की तैयारी तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी करनी है। आपको 2-3 दिन बाद मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी है मेरे भाई।
अब होता यह है, प्रीलिम्स खत्म हुआ, आपने बड़ी मेहनत करी थी, घर चले गए, एक हफ्ता मौज करके आए हो, आकर भी मूड नहीं हो रहा पढ़ाई करने का, या फिर यार अब कहीं घूमने जाएंगे, दोस्तों के साथ प्लान थे, अरे यार नहीं, तो आपको बहुत लंबे ब्रेक्स नहीं लेने हैं, क्योंकि आपका जो रूटीन है वो टूट जाएगा। आप समझिए कि मेंस के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं ऑफ अबाउट 5 to 10 डेज, लेकिन एक वीक का बहुत लंबा ब्रेक आप प्रीलिम्स के बाद ना लें, बिल्कुल ना लें भाई। डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक। मेरे हिसाब से 2-3 दिन 4 दिन से ज्यादा का ब्रेक ना लें, और उसमें भी कुछ कुछ पढ़ते रहें, एडिटोरियल्स वगैरह, बिल्कुल पढ़ाई ना छोड़ें, बिकॉज प्रीलिम्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेज। पहला चक्रव्यूह ही भेदा है, उसके बाद सेकंड चक्रव्यूह पे जाना है। 2 चक्रव्यूह के बीच में आपने ब्रेक ले लिया तो मर जाओगे भाई, डोंट डू दैट। अच्छा, नॉट फोकसिंग ऑन मेंस एग्जामिनेशन, जिनका रिजल्ट की के थ्रू उनको दिखता है कि भैया मेरे तो 60-70 नंबर बन रहे हैं, क्या करना, छोड़ो यार पढ़ाई वढ़ाई, वो लंबा ब्रेक नहीं, डोंट डू दैट, डोंट टेक अ लॉन्ग ब्रेक। आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि मेंस तो आपको नेक्स्ट ईयर भी प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो देना है। तो फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग, फोकस ऑन योर ऑप्शनल, फोकस ऑन GS4 मेंस एग्जामिनेशन के लिए, डू दैट। सो गाइस, दिस इज द बैटल एंड दीज आर द सॉल्यूशंस। आपको क्लास आज की कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, एंड प्लीज डू लाइक द सेशन। इसके साथ साथ प्लीज चेक आउट द निर्णय IAS फाउंडेशन बैचेस एंड द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैचेस। विद दैट थिंग इन माइंड, बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।